नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। देखिए, अब एक नया यक्ष प्रश्न आ गया है, वो है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में टीवीके ने, मैं समझता हूँ जोसेफ विजय, अब उसको विजय थालापति कहा गया या जो भी उनको उपनाम दिया गया वो अलग बात है, लेकिन उस व्यक्ति का पूरा नाम है जोसेफ विजय। अच्छा, तमिलनाडु का इतिहास भी रहा है कि पहले भी एक्टर्स ने वहाँ पूरा सिनेरियो बदला है, एआईएडीएमके उसी का पार्ट है। लेकिन जिस बात को लेकर यहाँ आज चिंता है वो बड़ी खतरनाक है। जोसेफ विजय ईसाई हैं और तमिलनाडु के अंदर एक बड़ी समस्या ईसाइयों की, क्योंकि स्टालिन भी ईसाइयत को फॉलो करते हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ियन को नॉन हिंदू करके पिछले कई वर्षों से, मतलब 50 वर्षों से आंदोलन चल रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं। ये अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ था और ये भारत से डिस्कनेक्ट कैसे किया जाए मद्रास को, इसकी अंग्रेजों की पॉलिसी थी और उसको ध्यान में रखते हुए ही द्रविड़ियन कॉन्सेप्ट आया था। तो नॉर्थ वर्सेस साउथ या फिर आर्य वर्सेस द्रविड़। तो ये जो द्रविड़ियन कॉन्सेप्ट है कि मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन बात तो यही है कि देश में सबसे बड़े मंदिर देवी देवताओं के तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं। देश में सबसे भव्य और प्राचीन मंदिर भी तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं। इसलिए वो अपने आप में साक्ष्य है, मदुरई आप चले जाइए, अपने आप में साक्ष्य है कि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा प्रतीक स्थल है। फिर भी एक नैरेटिव तय किया गया और वो नैरेटिव ये था कि तमिलनाडु द्रविड़ियन है, साहब उसको हिंदुओं से मतलब नहीं है, भले ही देवता बनाए होंगे उन्होंने आके, लेकिन हम तो द्रविड़ियन हैं। अब द्रविड़ियन है, हिंदू नहीं है, तो द्रविड़ियन का रिलीजन कौन सा है? द्रविड़ियन तो इस बात के हैं कि वो साउथ में है, रिलीजन क्या है? अब रिलीजन के मामले में वहाँ एक नया मूवमेंट चला पेरियार का, हम हिंदू नहीं हैं, हम दलित हैं तो ईसाई हो गए, और हमें ये न्याय हमें वो न्याय, और ईसाई बन गए। ईसाइयों ने, मिशनरियों ने भी वहां खूब काम किया, चूंकि मद्रास वो स्थान हुआ करता था जहां से अंग्रेजों ने सही 60 सत्ता शुरू की थी। या फिर अंग्रेज ये बंगाल से घुसे थे और बंगाल के बाद 3 स्थान उनके पास होते थे, मुसोलिनीपट्टनम या फिर बंगाल और या फिर मद्रास और इधर सूरत। इन स्थानों पर उन्होंने एंट्री मारी थी और यहां से उन्होंने भारत को कब्जा करना शुरू किया था। अब ऐसी परिस्थिति में जब मद्रास उनका प्रेसिडेंसी रही, वहाँ मद्रास उनका हेडक्वार्टर भी रहा कलकत्ते के बाद। कोलकाता और मद्रास 2 स्थान उनके बड़े होते थे, कोलकाता मद्रास और बाद में मुंबई। तो सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ जो कन्वर्जन हो गया और ईसाई तब से लेकर अब तक बन गए, और सरकारें दुर्भाग्य से हम ऐसी नहीं बना पाए कि हम उनको वापस ले सकते थे। ईसाई और मुसलमान तो वहाँ 7% ही है, लेकिन ईसाई वहाँ बड़ी तादाद में है। तो जोसेफ विजय भी ईसाई समुदाय से आते हैं, विजय नाम लिखा है, इसका मतलब है तो हिंदू ही, लेकिन कन्वर्टेड ईसाई है। और स्टालिन ने तो पूरा नाम ही बदल दिया, उनके पिताजी का नाम तो करुणानिधि, कितना अच्छा नाम, मतलब आप रामायण में वो मिलता है करुणानिधि नाम, तो करुणानिधि भगवान को कहा गया है। वो वहाँ सरकार में थे। खैर, हालांकि जयललिता ने अपना अंतिम संस्कार अपनी जाति, अपनी परंपरा, अपनी विधि के अनुसार ही करवाया। उन्होंने दफन करवाया था अपने आप को, जो वहाँ उनकी पार्टी का जो मैंडेट था। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो जोसेफ विजय आए हैं, सरकार बनाने के लिए उनको 10-12 सीटें और चाहिए। तो ये 10-12 सीटें, चूंकि अन्य की तादाद नहीं है वहां जो सरकार बना सके, अब बचती हैं 2 पार्टियां, बीजेपी और एआईडीएमके का जो गठबंधन है एनडीए, और दूसरा ये डीएमके का गठबंधन है। डीएमके के खिलाफ चुनाव लड़कर आई है टीवीके। अब डीएमके के खिलाफ अगर चुनाव लड़कर आई है तो क्या डीएमके से समर्थन लेके बनाएंगे? क्या ईसाई मिल जाएंगे? अब देखो, इसको बड़े सिनेरियो में देखना चाहिए। क्या ईसाई समुदाय के लोग दोनों ईसाइयों को एक मिलाकर सरकार बनाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि तथाकथित रूप से जो वो कहते हैं कि सांप्रदायिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां ये कर देगी वो कर देगी, जो डर कभी असम में दिखाया जाता था, जो डर कभी बंगाल में दिखाया जाता था, वही डर केरला और तमिलनाडु में भी दिखाया जाता है। तो तमिलनाडु में चूंकि उड़ीसा पहली बार उन्होंने फतेह किया, अभी तो सरकारें बन ही रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो यहां पर एक यक्ष प्रश्न आपके और हमारे सामने है। क्या एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनेगी? एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनने मतलब एआईएडीएमके और एनडीए मिलकर
टीवीके को समर्थन देंगे। अगर ऐसा होता है तो हम तमिलनाडु में कुछ मंदिरों के संरक्षण के विषय में विचार कर सकते हैं और हम ये सोच सकते हैं कि जहां पर एनडीए सत्ता के साथ मिली, चाहे वो छोटे पार्टनर के रूप में चल रही हो, लेकिन कम से कम वो उतना नहीं करने देते, जैसा कि आंध्र प्रदेश की सरकार है, वो उतना नहीं करने देंगे जो कि तुष्टीकरण पर चला जाए। तो जोसेफ विजय के विषय में अब सवाल ये पैदा होगा कि एनडीए से समर्थन लेंगे जोसेफ विजय या फिर डीएमके से लेंगे। अब देखो, अगर रिलीजियसली वहां खेला जा रहा होगा और देश से काटने की बात विजय के दिमाग में होगी, अभी तो ये भी पता नहीं कि विजय मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर किंग मेकर बनेंगे, मतलब किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे ये तो भविष्य तय करेगा, अभी 1-2 दिन में तय हो जाएगा। लेकिन ये तो बात है ही कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए हैं, तो फिर क्या ईसाई मिलेंगे, ईसाई स्थान बनाएंगे, और या फिर एनडीए के साथ मिलकर हिंदुओं का भी वहाँ विजय की पार्टी एक नया कोलैबोरेशन खड़ा करेगी। अगर ऐसा होता है, अगर किसी प्रकार से एनडीए उसमें एंटर कर जाता है, तो मैं समझता हूं कि एटलीस्ट उनको चरम पर जाने से रोका जा सकता है। एनडीए के पैर भी वहां जम जाएंगे। अब विजय को सोचना है और ये सोचना है डीएमके को, क्या एनडीए की एंट्री करने देंगे वो? एनडीए की एंट्री अगर वो करने देते हैं, क्योंकि एनडीए दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और डीएमके 3rd नंबर पर पहुंच गई है, तो सवाल गंभीर है। आपका विचार मुझे चाहिए, आप विचार करके बताइए। तो मैं समझता हूं कि अगली बार इस विषय पर चर्चा करने से पहले आपके विचारों को, क्या ईसाई मिलेंगे या बीजेपी और ईसाई मिलेंगे, या फिर कोई एआईएडीएमके बाहर निकलकर विजय के साथ चली जाएगी, एनडीए से बाहर हो जाएगी, या फिर डीएमके का कोई हिस्सा निकलकर चला जाएगा। कांग्रेस को वहाँ कुछ मिला नहीं है, इसलिए कांग्रेस से मिलकर संभावना ही नहीं होती, या फिर कोई पार्टी टूटेगी, एआईएडीएमके टूट सकती है क्या 1/3 बहुमत लेकर, या और कुछ 2/3 बहुमत, या और कुछ होकर हो सकता है क्या? इस विषय पर आपके पास अगर कोई एनालिसिस है तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर लिखकर मुझे बताइए, ताकि लोगों को, दर्शकों को भी इसका लाभ हो सके, आपकी ज्ञान का जो विस्तार है वो देश भर में हो सके, और उस पर हम सब मिलकर चर्चा करेंगे, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।